हेलो दोस्त, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपका जो रेलवे एएलपी का पेपर है, असिस्टेंट लोको पायलट, तो उसमें आपका जो ऑब्जेक्शन लगाने की अगर बात करें तो आप 25 और 26 तारीख के ऑलरेडी देख चुके हो किन क्वेश्चंस में ऑब्जेक्शन लगना है, किन में नहीं। तो आज 27 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट भी आप देख चुके हो। अब ये सेकंड शिफ्ट, यानी ये जो टाइमिंग है आप देख पा रहे होगे, 12:30 से 1 बजे के बीच की टाइमिंग जो आपकी है, उस टाइमिंग का जो एग्ज़ाम है आपका 27/11/2024 का। तो 27/11/2024 के एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो ये 27/11/2024 का एग्ज़ाम है। इसमें हमें ऑब्जेक्शन की बात करें तो मैथ की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन लगाने की मेरे दोस्त कोई ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी। एक बार देख लेते हैं वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, मात्र 10 से 12 मिनट में फटाफट फटाफट। एक्स प्लस 1/x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो वो होगा 4 स्क्वायर माइनस 2, तो 16 माइनस 2 14 सही है। 42 का स्क्वायर 1764 होता है, आप लोग जानते हैं। सर इसका स्क्वायर निकालना है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये होता है 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये 42 का स्क्वायर होगा 1764। तो पहला और दूसरा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो 1764 और 14, इसमें कोई आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैथ की बात करूं तो 5वें नंबर पे आता है, और ये है सुरेश और रमेश। और रमेश और सुरेश की मिट्टी की इमारतों की ऊंचाई 8। ये इमारत 8 मीटर ऊंची है, ये 15 मीटर ऊंची है। ठीक है, एक दूसरे से 24 मीटर दूरी पे है, ये वाला 24 है। ठीक है, तो आपको बताना है मिट्टी की इमारतों के शिखर का एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये जो पॉइंट है टॉप वाला, तो ये वाला हिस्सा भी 24 होगा, और ये अगर पूरा 15 है तो ये 8, तो ये वाला हिस्सा भी 8 होगा, तो ये हुआ 7। तो 24 7 ये 25, क्योंकि एक ट्रिपलेट होती है। ट्रिपलेट क्या है, 7 24 और 25। तो भैया अगर आप लोगों को बताऊं पूरा ये 15 है, 15 में से ये हिस्सा इसकी वजह से 8 हो गया, तो ये वाला 7, तो 7 24 और ये 25 आप देख पा रहे हो, सही आंसर आपका है इसमें। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली फॉर्मूला है, लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस ही मैं इसको केवल और केवल ट्राइंगल का फॉर्मूला बोलूंगा, जिसमें आपको पाइथागोरस की प्रमेय लगा के इसका आंसर निकालना था। तो 5 के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7वां, ठीक है, और 8वां, इन दोनों क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चन करने हैं। 24% की कमी 7वें क्वेश्चन में है। 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु इतने में बेची, तो वास्तविक मूल्य 100% बताना है। 24 अगर कम करूं यानी कि 76, तो 76 का मान ये है, आपको 100 का मान चाहिए। तो जब आप इसको काटोगे तो 76 किस किस के पहाड़े में आता है, ये बात देखनी है। तो दोस्त 76 जैसे 19 के पहाड़े में आता है, तो 19, तो 19 से इसको काटा, 19 पंजे 95, 19 दूनी 38, 19 चौका 76, 4 से 52 13 बार कटेगा, इसका मतलब 1300। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1300। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, उस गोले का व्यास ज्ञात करो। तो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14 2 16, और 21 सत्ते 147 148, 14,868, और 4 ये जुड़ेगा तो 14,872 अपॉन में 7, 7 से 7 काट दिया। इस 4 से इसको काटोगे तो 4 तिया 12, बचा 2, 4 सत्ते 28, और मेरे दोस्त ये 4 एकम 4, 4 अट्ठे 72। 22 से इसको काटते हैं, चलो 22 से एक बार इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 11 से काटा, 11 दूनी 22, 11 से काटा, 11 तिया 33, बचा 4, 11 तिया 33, बचा 8, तो 338 बार कटा। और अब इस 2 से और काट दो, तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। आर स्क्वायर का मान 169, तो आप जानते हैं सर आर का मान 13, और पूछा गया व्यास है तो 26 आएगा। भाई त्रिज्या नहीं पूछी कभी, सोचो गुरुजी 13 आंसर होगा। व्यास पूछ रहा है तो व्यास होता है त्रिज्या का डबल। व्यास क्या होता है मेरे दोस्त, त्रिज्या का डबल। तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर आगे चले तो आगे है 15वें नंबर पे एक क्वेश्चन मैथ का। ये क्वेश्चन है मैथ का 15वें नंबर पे। ऐसे क्वेश्चन न जाने कितने हमने किए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको पता है 6 आदमी 8 लड़के 10 दिन में, तो मैं आगे 26 आदमी 48 लड़के, आदमी देखो 6 आदमी 10 दिन, तो 6 धाम 60। भाई एक तरफ मैं मेल लिख रहा हूँ, 6 धाम 60 डिफरेंस। यहाँ 26 आदमी 2 दिन, तो 26 दूनी 52, तो 60 डिफरेंस 52। इधर लिख रहे हैं हम लोग बॉय, तो लड़के देखो 8 लड़के 10 दिन, तो 8 धाम 80 डिफरेंस। 48 लड़के 2 दिन, तो 48 दूनी 96, तो 60 में से 52 गया तो 8 मेल बराबर, 16 में से 80 गया तो 16 बॉय, यानी 1 मेल बराबर 2 बॉय आ गया।
अब जो पूछा है उसका आंसर आप कर सकते हो बड़े आसानी से। जो मेरे दोस्त पूछा गया है उसका आंसर कर सकते हो। तो मैं ये आपको बता दूं, यहाँ आपको सीखना नहीं है, बस क्वेश्चन देख के बस एक तरीके से मैं बताऊं, वेरीफाई कर रहे हैं हाँ जो आंसर दे रखे हैं वो सही हैं। तो हम इसीलिए यहाँ आए हैं कि हमें ऑब्जेक्शन लगाना है, हमें सीखना फिलहाल ऐसा नहीं है कि नहीं जी ये कैसे हुआ, बस ऑब्जेक्शन देख रहे हैं। तो मैं सबको लड़के बना लेता हूं। तो एक काम करते हैं, जैसे यहां मैं लगाऊं, अगर 6 आदमी हैं, एक आदमी 2 के बराबर है तो 6 आदमी 12 बॉय के बराबर होगा, और 8 ये हैं, तो 12 और 8 20 लड़के 10 दिन में, 20 लड़के एक काम 10 दिन में करते हैं। ये पूछ रहा है 15 आदमी, अगर एक आदमी 2 है तो 15 आदमी बनेंगे 30 लड़के, और 20 ये हैं, तो 30 और 20 50 लड़के कितने दिन में करेंगे, ये बात पूछी गई है। 20 धाम 200 और बटे में 50, तो इतने दिन आएगा। 200 से 50 को काटोगे 4 बार कटेगा, यही इसने बताया है। यही इसने बताया है कि ये सर जी 4 दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो 7 8 15 के बाद 17, फिर 20, फिर 24, 15 के बाद 17, 17 में देखो 12 कलम और 7 पेंसिल, तो एक कलम का कीमत मैं C मान लूं और एक पेंसिल की कीमत P, तो 12, एक पेंसिल की एक कलम की कीमत C और पेंसिल की कीमत P, ये 233 की है। कह रहा है एक कलम का मूल्य 1.5 रुपए कम हो जाए और एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपए बढ़ जाए, तो 2 कलम, तो कलम का मूल्य पहले C था, अब 1.5 रुपए घट गया, तो ये 1.5 कम कर दो। और 3 पेंसिल, तो 3 पेंसिल का मूल्य पहले के मुकाबले बढ़ा दो 1 रुपए, बढ़ा दिया, तो ये 48 रुपए की है। अब आपसे पूछ रहा है 2 कलम और 3 पेंसिल कितने की आएंगी, 2 कलम और 3 पेंसिल कितने की आएंगी। तो मेरे दोस्त आप लोग एक बात बताओ, इसको मैं गुणा करूं तो 2C माइनस 1.5 दूनी 3 प्लस 3P, और प्लस 3 बराबर 48 है ये, तो -3 से +3 अगर गया तो ये बचा 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपए, यही पूछी गई है। 2 कलम और 3 पेंसिल की कीमत पूछी गई है, तो आप बोलोगे 2 कलम 3 पेंसिल की कीमत 48 रुपए है, बात खत्म, इतनी सी। भाई ये क्वेश्चन पे भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है कोई भी ऑब्जेक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन पे हाँ चला दो जी। तो 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की आप बात करें, स्वर्णा की व्यय उसकी बचत से 125% ज्यादा है। 125% का मतलब आप समझिएगा, 125% की अगर फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करूं तो 5/4, तो उसका जो स्वर्णा का व्यय है बचत से, तो व्यय जो है वो ज्यादा है बचत से। तो भैया व्यय कितने ज्यादा है, व्यय 5 ज्यादा है बचत से, तो व्यय है 9, बचत है 4, तो टोटल आय कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ने पे टोटल आय मिल जाती है भाई, इन दोनों को जोड़ने पे टोटल आय मिल जाती है। अब इसने एक बात बोल दी, सर जी बचत जो है देखो इससे 125% ज्यादा है, 4 का 125% 5 होता है, तो ये 5 ज्यादा है। तो 9 और 4 की बजाय आप इसको एक काम कर लो, 2-2 जीरो लगा लेते हैं इनमें, ताकि हमारे आगे के काम इजी हो जाए। इसको 900, इसको 400, इसको 1300 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है अगर उसके खर्च में 6% की कमी हो जाए, भाई उसके खर्च में कमी हो गई, अच्छा तो उसका खर्चा, तो ये खर्च है, खर्च में कमी करनी है 6% की, यानी 100 रुपए पे 6 रुपए कम हुए, तो 900 रुपए पे 9 छिक्के 54 रुपए कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, 54। अगर 54 कम हुए तो बचा 846, और बचत 26.5% बढ़ा दो, 100 रुपए पे 26.5, तो 200 रुपए पे कितना हुआ, 26.5 दूनी 53, और 400 रुपए पे 53 दूनी 106, यहाँ पे 106 बढ़ा दी गई, तो ये हो गई 506। तो ये दोनों जुड़ के कितना बैठा, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 8 5 13। तो इसका मतलब जो इसकी इनकम 1300 थी अब 1352 हो चुकी है। जो इनकम पहले 1300 थी अब 1352। आप बोलो ये कहां से आए, 900 में 6% कम कर दो, तो 900 का 1% 9, तो 6% 54, मैंने 54 कम कर दिया 846 बचा। 400 में 26.5% बढ़ा दो, तो 100 का 1% 26.5 होता है, 100 का 26.5% होगा 26.5, तो 400 के लिए आप लोग 26.5 में 4 की गुणा करोगे 106 आ गया भाई, 26.5 दूनी 53, 53 दूनी 106, तो ये 506 दोनों देखो आप जोड़ के 1352। अब 1300 रुपए की चीज अगर 1352 में बेच रहे हो तो वृद्धि हुई है 52 रुपए की, कितने की, 52 की, कितने पे, 1300 पे, गुणा कर दो 100%, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, आंसर आएगा 4%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो मेरे दोस्त 4% की वृद्धि इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा,
तो इस पे भी ऑब्जेक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप देखो, ये है इसका समानांतर माध्य आपसे पूछा गया है। तो समानांतर माध्य के लिए अगर मैं बात करूं, समानांतर माध्य होता है इनका योग, इन सबको जोड़ना है। तो जोड़ोगे कैसे? तो आप बोलोगे ये 31 और 24 कितना हुआ? तो मैं बोलूंगा भाई 55, भाई 5 और 5 55, 55 20 75 माइनस 2 73, 73 10 83 4 87, 87 और 12 तो 87 और 2 89, 99, 99 और 10 109, 109 और आप बोलोगे 8 तो 117, 117 और 6 123, 123 और 3 126, बटे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समानांतर माध्य होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, सारे जोड़ के 126 अपॉन में भाग देना है। तो भाग कितने से दोगे? भाग दो, कितनी संख्या है टोटल? 100, टोटल संख्या 9 है, तो टोटल इतनी संख्याओं से भाग दो, ये भी आंसर सही है। अब ये क्वेश्चन आया था एक आपका, एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल यानी L इंटू बी, L इंटू बी दे रखा है आपको 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें मौजूद पानी की मात्रा भैया L इंटू बी इंटू एच दे रखा है आपको 2.6 घन मीटर। अब ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये तो 1 घन मीटर है, तो 3 बार मीटर है तो 3 ही बार 100 आएगा। 1 घन मीटर बराबर 100 गुणा 100 गुणा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो टंकी में पानी की गहराई बतानी है। अरे मेरे दोस्त, आप केवल इतना कर दो, L इंटू बी का मान आपका हो गया 6500, इंटू एच बताना है, ये 2.6 मीटर क्यूब है, इसको घन सेंटीमीटर बना लो, तो 100 100 100 की 3 बार गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। और जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर 4 ही आ रहा होगा, चेक कर लेना कितना भी। जब इसका कैलकुलेशन करोगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और 5 से ये 2 बार खत्म, तो 2 दूनी 4, H बराबर 400 और ये सेंटीमीटर आया। लेकिन आंसर मुझे मीटर में दे रखा है, तो 400 सेंटीमीटर की बजाय 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में अगर 1 मीटर है तो 400 सेंटीमीटर में 4 मीटर होगा फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कोई जरूरत नहीं है। 26 के बाद अगर बात करें तो ये रहा 29वां क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन देखिए, बेसिकली कुछ बच्चों का कंफ्यूजन रहता है एनालिसिस क्यों बंद हुआ। एनालिसिस बंद होने का कारण ये होता है, और सही किया है रेलवे ने भी। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी था, बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ था, आनुभाविक सूत्र का प्रयोग करके, तो सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला, हम तो इस फॉर्मूले को जानते हैं, बस यही आनुभाविक है हमारे लिए, 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य है, ठीक है। 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। हमें फाइनली फॉर्मूले कोई भी लगाओ, हमें लास्ट में आंसर चाहिए, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये कोई हमें 10 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। हमें सिंपल फॉर्मूला, बहुलक का मान 24.6 बराबर माध्य 20.6, तो 3 गुणा माध्य का नहीं पता, तो माध्य है 20.1, तो 20.1 दूनी 40.2, तो आप 3m को इधर लेके आओ, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा। इसको उधर लेके जाओ तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा कितना? 40 और 24 64.8, तो माइनस से माइनस खत्म, माध्यिका आएगा, 3 को इससे काटोगे 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18, तो माध्यिका कितना आएगा? 21.6। वही आंसर इसने दिया है 21.6, वही आंसर इसने दिया है 21.6। इस फॉर्मूले का हमने यूज करा। अब ये कुछ और फॉर्मूला भी बोलता ना कि फलाने फॉर्मूले से यूज करके माध्यिका बताओ, तो भी हम ऐसे ही यूज करते बस, क्योंकि हमें माध्यिका बतानी है, हमें ये नहीं बताना कि फॉर्मूला कौन सा लगाया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें हमारा कोई नंबर वैसे नहीं बनते। ये देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हो, किस ब्याज दर प्रतिशत पर 5 वर्ष में 1300 पर साधारण ब्याज 520 रुपए की धनराशि प्राप्त होगी? तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, क्या है? PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100, यही तो है बस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 13 चौका 52, 1 जीरो, तो R का मान 8%। भाई 5 से 40 काटोगे 8%, वही मान इसने भी दिया है, वही मान आप देख पा रहे हो इसने भी दिया है, तो सारी चीजें हमारी बिल्कुल वैसी ही चल रही हैं। तो 33 के बाद अगर बात करूं तो 40वें क्वेश्चन पे ये है। भाई ये हम ऑब्जेक्शन देख रहे हैं, मैं फिर एक बार बता रहा हूं, हो सकता है कुछ बच्चे बोले गुरुजी समझ नहीं आ रहा,
मेरे दोस्त, जैसे बहुत सारे आप में से कर भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको मैं बता दूं, ऑब्जेक्शन चेक कर रहे हैं हम लोग, इसमें हम लोग पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, ऑब्जेक्शन। और पेपर में आप लोग भी देख रहे हो, एक आध क्वेश्चन की बात मैं नहीं कहता, अगर एडवांस मैथ का क्वेश्चन भी है तो केवल फॉर्मूला बेस्ड है, बाकी क्वेश्चन ज्यादा खतरनाक कोई नहीं है। निम्न में कौन सी भिन्न 2/3 और 4/5 से, 2/3 से तो बड़ी, तो 3 का भाग 2 में 2, ना जाने की 0 दशमलव, 1 0 बढ़ाई 20, तो 3 6 18, तो ये बना 6, 6 बार जाता रहेगा। 5 का भाग 4 में 2, ना जाने की 0, ये 40 बनाया, 5 8 40। तो इनमें से कौन सा वाला इस 66 और 80 के बीच में है, ये देख लो, 66 और 80 के बीच में, तो यही एक ऑप्शन है। 4 का भाग 3 में 2, ना जाने की 0 दशमलव, ये 30 बना, 4 7 28, 4 5 20, 66 और 80 के बीच में। भाई 66 से तो बड़ा है 75 और 80 से छोटा है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, और कोई सा इस बीच में नहीं आ रहा होगा, और कोई सा भी ऑप्शन इस बीच में मेरे नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे भी ऑब्जेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन देख लो, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 24 40 56 सबसे कटती हो। तो 24 का मतलब है 8 गुणा 3 से कटती हो, 40 का मतलब है 8 गुणा 5 से कटती हो, 56 का मतलब है 7 गुणा 8 से, 7 8 56। भाई हम दो बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं में तोड़ते हैं, तो 8 और 3 से, ये देखो ये 8 से कट रही है, हाँ जी 3 से कट रही है, 3 से भी कट रही है, और ये 8 से कट रही है क्या, ये 8 से ही नहीं कट रही, तो ये तो नहीं हो सकती। भाई 8 से देखो, 8 तिया 24 बचा दो, ये 8 से कट रही है, 3 से कट रही है, अब 7 5 से भी कट रही है, 7 से कट रही है क्या, ये 7 एकम 7 बचा 3, 7 से नहीं कट रही, ये देखो 8 से ही कट रही है, नहीं कट रही। तो एक ही ऑप्शन है जो 7 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो पूरा कुछ नहीं करना, एलसीएम फेलसीएम कुछ नहीं, हमें इन डिविजिबिलिटी रूल पता हो, हम आराम से कर देंगे। भाई 8 तीनों में कॉमन है, तो ये संख्या 8 से कट रही है। उसके अलावा 3 5 और 7, इनसे कौन कौन सी कट रही है, कुछ ही सेकंड में बता दोगे, इसमें टाइम नहीं लगेगा। बाकी एलसीएम लेके निकालोगे तो इन तीनों का एलसीएम जो आएगा वो आएगा लगभग 840। तो 840 से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इसका दुगना करोगे तो 1680 बनेगा। इससे छोटी कोई संख्या है ही नहीं जो 840 से कटे। भाई एलसीएम लोगे तो 840 आएगा, और 840 तो खुद 3 अंक की संख्या है जो 4 अंकों की संख्या के नजदीक है। इसका मैं दुगना करूंगा तो 1680 आएगा, 1680 इसके संख्या का आंसर होगा। इससे आगे चलते हैं हम, कोई ऑब्जेक्शन की जरूरत नहीं है, 1680 इज द सही आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये है 48वां क्वेश्चन, इस पे है क्वेश्चन। देखो, हेडफोन और मोबाइल को मिलाकर कुल कितनी इकाई बेची गई, तो इसमें आप लोगों के सामने आंसर दे रखा है। हेडफोन 10, मोबाइल 35, 10 और 35 45, इसका आंसर दे रखा है। कोई जरूरत नहीं है आपको गुणा भाग करने की, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है गुणा भाग की इसमें बहुत ज्यादा। तो ये आप लोगों को पता चल गया 48वें क्वेश्चन पे आंसर। उसके बाद ये 50वां क्वेश्चन, इस पे आंसर देखो। ये कह रहा है एक पुलिसकर्मी जिसकी चाल 8-10 किलोमीटर है प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहे एक चोर का पीछा करता है। यदि चोर पुलिसकर्मी से 100 मीटर आगे तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 100 मीटर, चाल कितनी है, दोनों की चाल आपस में घटेगी क्योंकि दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, चोर भी 8 की चाल से, यहाँ पुलिस 10 की चाल से, तो दोनों की चाल घटेगी, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसको मीटर पर सेकंड में बना लो तो 5/18 से गुणा करो, मीटर से मीटर खत्म, आप जानते हैं सेकंड घूम के ऊपर, तो आंसर मेरा सेकंड में आएगा पहली बार में। तो 5 दूनी 10 से 1 0 खत्म, 18 ऊपर गया तो 10 गुणा 18 यानी 180 सेकंड, और 180 सेकंड हर कोई जानता है गुरु 3 मिनट होती है। 60 सेकंड का 1 मिनट तो 180 सेकंड का 3 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट तो 180 सेकंड का 3 मिनट, ठीक है। चलिए भाई, ये त्रिभुज पी क्यू आर के अंतः समद्विभाजक, ये है P, ये है Q, ये है R, इसको अंतः समद्विभाजित S कर रहा है। तो एंगल, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q S और R जो है ये होता है 90 प्लस एंगल A/2। तो A की जगह यहाँ P है तो एंगल P/2 कर दोगे। इसका फॉर्मूला आपने पता होगा, QSR पूछा गया है। तो ये जो अंतः मतलब भुजाओं को, अंतः कोणों को काटने वाली भुजा जहां बनती है अंतः केंद्र, तो यहाँ पे जो एंगल QSR है ये अपोजिट जो सामने एंगल है उसके आधे में 90 जोड़ने पे आता है। तो 90 और एंगल P उसने दे रखा होगा कहीं ना यार 75, 75 का आधा 37.5,
75 का आधा क्या होता है 37.5, तो 90 में 37.5 जोड़ोगे तो 27.5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। 90 में 37.5 जोड़ोगे तो 27.5 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इसने सही देख रखा है भैया आपको आंसर। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन दे रहा है, एक डीलर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वस्तु का विक्री मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य भाई 12,460 जो है 30% छूट के बाद है कीमत, यानी 70% की कीमत है। मुझे कीमत चाहिए 100% की पूरी। तो 0 से 0 काटा, 7 से इसे काटोगे, 7 एकम 7 बचा 5, 7 सत्ते 49 बचा 5, 7 अट्ठे 56, तो 17,800 रुपए उसका अंकित मूल्य रहा होगा। कितना रहा होगा 17,800। उसने बिल्कुल सही आप लोगों को आंसर दे रखा है कि सर 17,800 इसका सही क्वेश्चन रहा होगा। कुल मिला के 22 क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिले हैं। 22 क्वेश्चन आपके आए हैं। तो 57 के बाद अगर मैं बात करूं तो 64 नंबर क्वेश्चन पे फिर एक और मैथ का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। ये क्वेश्चन देख लो, एक व्यक्ति वस्तु को 25% के लाभ पर, यानी 100 की वस्तु 125 में बेचता है। यदि उसने 20% कम पर खरीदा होता, 100 की बजाय 20% कम यानी 80 में खरीदा होता, 10.5 रुपए कम मूल्य पर बेचा गया होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो यहां पे लाभ होगा 30% का। 10% का मान 8, आप लोगों को पता है 1 जीरो हटानी है 10% के लिए। 80 का 10% 8, तो 30% 24, यानी 24 का लाभ हुआ। तो 80 और 24 104 में बेचा। तो कितने रुपए कम में बेच रहा है ये, 125 में से 104 गया तो 21 रेशियो, लेकिन इसका मान दे रखा है 10.5। तो एक रेशियो का मान आया 1/2। भाई 10.5 का दुगना होता है 21, तो एक रेशियो का मान आधा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो इस 50 का मान आ जाएगा 50 का आधा, यानी कि 100 का आधा यानी कि 50। वही आंसर उसने दे रखा है, यही आंसर इसने दे रखा है। तो आप लोगों के सामने आ गया, इसका आंसर बिल्कुल सही है। तो 64 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये 66वें नंबर का क्वेश्चन है। एक अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, कोई भिन्न है x बटे वाई। इसके अंश में 2 और हर में 5 जोड़ दिया जाता है, तो 1/2 मिला। तो 2x तिरछी गुणा कर दो +4 बराबर y +5। ठीक है, और यदि दोनों अंश और हर में 2 घटा दिया जाता है, तो x - 2 और y - 2, ये 1/3 है। तो 3x - 6 बराबर y - 2। ठीक है, तो अब आप लोगों को बताना है भिन्न के अंश और हर के बीच में अंतर क्या है, यानी x और y का डिफरेंस बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अब आप एक बात देखो, यहां से y का मान या तो यहां रख दो या यहां से y का मान वहां रख दो। अगर मैं यहां से y का मान निकालूं तो 5 को अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये बनेगा 2x, 5 इधर आया तो -1 बराबर y, और y का मान मैं वहां रख रहा हूं इतना ही, y का मान यहां रख देते हैं। तो 3x - 6, y का मान 2x - 1 - 2, तो -1 - 2 हो गया -3। तो 2x को इधर लाओ, 3x में से 2x गया तो x, -6 उधर जाएगा तो +6, x का मान तो आ गया 6। अब x का मान अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं यहाँ पे, तो 6 × 18 - 6 बराबर y - 2। 18 में 6 गया 12 और बराबर y - 2, 2 इधर आएगा तो y का मान आ गया 14। तो आप देखो एक का मान 6 और एक का मान 14 है। ठीक है, एक का मान 6 और एक का मान 14 है। तो आपको बताना है इनके बीच का अंश और हर के बीच का अंतर कितना है। तो भाई कहीं गड़बड़ है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो x + 2 और x + 5 1/2 हो जाता है, तो 2x + 4y। तो इसको y को अगर मैं इधर लाया तो ये -1 हो जाएगा, 2x - 1 बराबर y। अगर दोनों अंश और हर में से घटा दे, दोनों में से 2x - 2 y - 2 1/3, तो 3x - 6 तो y - 2। तो यहां से अगर मैं देखूं 2x - 1, तो 2x - 1 और -2 यानी 2x - 3। तो एक x अगर आप इधर लेके आएंगे और 3 को उधर लेके जाओगे तो प्लस का, भाई ये बनेगा आपका प्लस का 3 बनेगा। क्या बनेगा, +3। तो 3 आप यहां रखो, 3 × 9 - 6 बराबर y - 2। तो ये बना 3 और 2 इधर आया तो 5, y का मान कितना बना 5। तो इन दोनों का अंतर देख लो, 5 और 3 का अंतर 2 आएगा और इसने सही दे रखा है ऑटोमेटिक। इनका अंतर 2 आएगा, इसने सही दे रखा है ऑटोमेटिक। तो ये आंसर भी कोई जरूरत नहीं है। 66 के बाद अगर मैं बात करूं तो 71 और उसके बाद 74, बस 2 ये क्वेश्चन और हैं। टोटल 22 क्वेश्चन है अगर बात करी जाए। एक विलियन में 250 ग्राम पानी और 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड है,
तो ये कह रहा है द्रव्यमान के विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन का परिकलन ज्ञात करो। तो भाई 25 ग्राम तो इसमें कॉपर है, टोटल मिश्रण कितना है 250 और 250 और 25 यानी 275 गुणा 100%। बस ये देखो 25 से 11 बार 100/11 9.090909 आएगा। भाई ये कह रहा है ध्यान से देख लो, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन का परिकलन, द्रव्यमान यानी कि टोटल विलयन जो है 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड है, टोटल विलयन कितना है, टोटल विलयन हो जाएगा 275। तो इससे जब आप आंसर करोगे तो 9.0909 आएगा। इसमें कोई जरूरत नहीं है। और एक लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जरूरत ही नहीं है कि आप सॉल्व करो। x माइनस वाई 4, x प्लस वाई 11। तो इसका आंसर जो आपको नजर आएगा वो ऑप्शन में नहीं दे रखा। भाई 7 में से 3 गया 4, 7 और 3 10। अच्छा जी, तो ये आया फाइनली 2:5। इसमें आंसर नहीं नजर आ रहा, बाकी आंसर इसमें सही होगा। तो ये मैथ के टोटल मिला के 22 क्वेश्चन थे और 22 के 22 बड़े इजी से क्वेश्चंस थे, आप लोगों ने देखे। तो आप अब आगे का जो जीएस का पोर्शन है, रंजीत सर आ चुके हैं, रंजीत सर आपको कराने जा रहे हैं इसमें किस तरह से आएगा। तो लीजिए रंजीत सर। हाँ भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अब बातें करने वाले हैं हम लोग जीके के जो क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में, ठीक है ना। मैंने कल वाले शिफ्ट में बोला था, सुबह वाले शिफ्ट में, कि देखो ये क्वेश्चन है ना एक सीरीज से पूछे जा रहे हैं भाई, एक ही चीज से, सुबह वाले हैं उसी टॉपिक्स के आसपास से हैं, सब चीजें वहीं से आ रही है। तो ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बातें करते हैं हम लोग अपने जीके से संबंधित। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने 9 नंबर का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में कितनी खेल हस्तियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में बातें करें ना, तो मैं बता दूं ये भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड है। क्या है? भारत का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड, सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड, ठीक है साहब, ठीक है। दूसरा, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1992 के अंतर्गत हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इससे पहले जो सर्वोच्च अवार्ड हुआ करता था वो अर्जुन अवार्ड हुआ करता था। वर्तमान समय में अर्जुन अवार्ड जो है वो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है खेल के क्षेत्र में, ठीक है। और खेल दिवस 29 अगस्त को हम मनाते ही हैं। ये 2 लोगों को दिया गया था। 2 लोग कौन कौन थे, नाम याद रखना है। एक चिराग सेठी, एक का नाम था चिराग सेठी, चिराग सेठी, और दूसरे का नाम था सात्विक सात्विक साईराज साईराज रंकी रेड्डी, रंकी रेड्डी, ठीक है ना। और दोनों ही खिलाड़ियों का जो संबंध था वो बैडमिंटन से था। किन से था प्यारे बच्चों? बैडमिंटन से था। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। और आगे भी आप लोगों को बैडमिंटन से संबंधित है या टेनिस से संबंधित है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर 2 हो जाएगा खेल पुरस्कार के अंतर्गत। चलो आगे आ जाओ, आगे बातें करें हम लोग। तो अगला प्रश्न आ गया ये कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता, फुल फंक्शनल लिटरेसी करने वाला पहला राज्य बना है, केंद्र शासित प्रदेश बना है। देखो ये जो आया है ना उल्लास नव भारत, उल्लास नव भारत, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है सर। इसमें जैसे एक तो प्रौढ़ शिक्षा थी, प्रौढ़ शिक्षा का नाम चेंज करके बोल दिया सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ठीक है ना। प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पे क्या कर दिया? सभी के लिए शिक्षा मेरे दोस्त, ठीक है।
अब अगर हम केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करें तो लद्दाख में 97% जो है वो लिटरेसी है। कितनी? 97%। तो नंबर 1 पे कौन है? लद्दाख, आप लोगों को याद रखना है। चलो आगे आ जाओ। आगे बोला गया है प्यारे बच्चों, ये रहा, इनमें से कौन सा निवेशक है 2024 में, देखिएगा आप लोग कि 2024 में निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म के विकास के लिए कौन सा संस्थान है वो उत्तरदायी है। निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ये सर किसके तहत आता है? तो आप लोगों को ध्यान रखना, ये अपना जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रसारण वाला मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है दोस्तों। ठीक है साहब। वो मंत्री कौन है? राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर मंत्री है ये, चंद्रशेखर, सूचना एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय। और आईआईटी बॉम्बे जो संस्थान है, इन्होंने ये निवेशक सूचना और विश्लेषण प्लेटफॉर्म का विकास किया है। ये एक प्रकार से स्टार्टअप बनाया है इन्होंने, एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया है। स्टार्टअप का मतलब होता है दोस्तों कोई नया बिजनेस करे तो इसकी शुरुआत करना। हमको नया स्टार्ट कर रहे हैं भाई, कोई भी अपना बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे हैं तो यहां पे आपको कुछ आइडियाज वगैरह है, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास। चलो आगे है आप लोगों के सामने, ये रहा, 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का क्या नाम है? भीम सिंह कौन है सर? भीम सिंह है राज्यसभा सांसद, राज्यसभा सांसद है। ठीक है साहब। इसका पुस्तक का विमोचन किसने किया था? राज्यसभा के उपसभापति द्वारा। किसके द्वारा? उपसभापति द्वारा। बताओ देखिए राज्यसभा का उपसभापति कौन है? अरे राज्यसभा का उपसभापति कौन है बताओ देखिए। अब पूछा गया है कि इस किताब का नाम था भारत के 75 महान क्रांतिकारी। क्या नाम था इसका? भारत के 75 महान क्रांतिकारी, यानी कि जो लोग हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के अंतर्गत भाग ले रहे थे लेकिन उनका जिक्र नहीं किया गया है। देखो कई बार होता है ना कि आदमी मेहनत बहुत ज्यादा करता है लेकिन मेहनत करने वाले आदमी का नाम तो पीछे रह जाता है। ऐसे लोग आगे आ जाते हैं जिन्होंने केवल थोड़ा सा काम किया और वो हाईलाइट हो जाते हैं। क्या करते हैं ना कि नींव जो होती है वो दिखाई नहीं देती, कंगूरा ही दिखाई देता है, लेकिन पूरा का पूरा वजन तो नींव के ऊपर रहता है। तो वो अज्ञात स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई लेकिन जिनका नाम बहुत कम है, उन व्यक्तियों के नाम पे इन्होंने ये किताब लिखी है, भीम सिंह जी, जो राज्यसभा सांसद है अपने। ठीक है, चलिएगा साहब अगला प्रश्न। ये रहा, इनमें से कौन सा या इनमें से कौन पैरालंपिक्स में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्टैंडिंग SH1 शूटिंग श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है। अमूल्य चौधरी, प्रीति पटेल, अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का संबंध कहां से है सर? राजस्थान से। और अवनी लेखरा पेरिस पैरालंपिक में, मैं बातें करूं पेरिस पैरालंपिक 2024, पेरिस पैरालंपिक 2024 में इन्होंने प्यारे बच्चों स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक, ठीक है ना? कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत? अरे भैया SH1 शूटिंग के अंतर्गत। इसमें SH1 शूटिंग में मेरे प्यारे डियर, एक तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। बहुत बढ़िया जी। दूसरा आप लोगों को ध्यान रखना है भैया, अवनी लेखरा ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में, माफी चाहता हूं, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा खिलाड़ी बनी थी ये, है ना? भारत की पहली पैरा खिलाड़ी बनी थी ये। और जिस प्रकार से देवेंद्र झाझड़िया का रिकॉर्ड था कि भारत का एकमात्र पैरालंपिक खिलाड़ी था वो जिसने 2 पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। 2004 एथेंस के अंतर्गत और 2016 रियो, इन दोनों ओलंपिक्स के अंतर्गत देवेंद्र झाझड़िया द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। और 2020 का जो टोक्यो हुआ था उसमें रजत।
अब उसका बराबरी करने वाली अवनी लेखरा पहली महिला बनी है जिन्होंने 2 लगातार पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखना, यहां से प्रश्न और आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। आ जाओ देखिए आगे। आगे है स्थलीय पारितंत्र। स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधों द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है? देखो, खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत तो जो होता है ना, खाद्य श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला में तो जो ऊर्जा वाला होता है उसमें 10% ऊर्जा का नियम लागू होता है, ऊर्जा का नियम लागू होता है। और स्थानीय पारितंत्र में हरे पौधों का सौर ऊर्जा का पूछ लिया जाए तो यह 1% होता है। कितना? 1% होता है। चलो आ जाओ। अच्छे प्रश्न थे, देखो है ना, अच्छे प्रश्न थे। आप बताओ देखिए आपने कितने सही करके आए हो। ये लो साहब, ये लीजिएगा, 2 प्रश्न है, दोनों साथ में कर लेते हैं। 2024 जून में भारतीय सेना में खालूबार युद्ध स्मारक, ये खालूबार युद्ध स्मारक है, ये कहां पर है मेरे दोस्त बताओ देखिए, जिसे पर्यटकों के लिए खोल दिया है। ये लद्दाख के अंतर्गत है, यह बेंगलोर के अंतर्गत है, ये चंडीगढ़ के अंतर्गत है, या ये दिल्ली के अंतर्गत है दोस्त। और ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है जी, देखो ये है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। कहां पे है प्यारे बच्चों? ये है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत। ठीक है साहब। सर ये इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों है? क्योंकि जब 1999 के अंतर्गत कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आर्यन घाटी के अंतर्गत यह मनाया गया था। कहां पे? आर्यन घाटी में, आर्यन घाटी। ठीक है साहब। यह है क्या? एक प्रकार से युद्ध स्मारक है, जो लोग शहीद वगैरह हुए थे है ना, उनका यहाँ पे वो एक मेमोरी टाइप के अंतर्गत बनाया गया है। तो ये अब तक बंद था, अब वापस खोल दिया गया इसको, और लद्दाख के अंतर्गत है ये। क्लियर? फिर आता है भारतीय वायुसेना में टुकड़ी मलेशिया के अंतर्गत अभ्यास करने वाली। मलेशिया में कौन थी? उदार शक्ति। ठीक है साहब। गरुड़ शक्ति किनके बीच में है? भारत और इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा बातें करूं मैं, रेड फ्लैग कौन है? भारत और यूएसए, भारत और यूएसए। और कोप इंडिया, भारत और यूएसए, भारत और यूएसए। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। युद्धाभ्यास तो याद रख लेना यार, हर एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आगे है अपना सबसे लास्ट का क्वेश्चन। अच्छा एक ये रहा, इनमें से कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विकास एवं बाल संरक्षण प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए किया गया? बाल संरक्षण के बारे में बातें हो चुकी है। कौन सा है? मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य है, ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन, बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है। और मेन उद्देश्य क्या है? बच्चों के संरक्षण से संबंधित इसका उद्देश्य है। ठीक है ना? मंत्रालय का जरूर नाम याद रख लेना, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो तो आपको मंत्रालय का नाम पूछ लिया जाए। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा, सुश्री प्रेमा धनराज, इनको दोस्तों क्या दिया गया है? 2024 में मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सुश्री धनराज कौन थी? ये प्रेमा धनराज कौन थी? ये एक लेडी डॉक्टर है, और बचपन में ही इसके जो शरीर है ना, उनके चेहरा का 50% भाग वो जल चुका था। और तब से इन्होंने अपने जीवन में यही लक्ष्य लिया, यह निर्णय लिया था कि मैं भी बड़ी होकर के डॉक्टर बनूं। और आज ये बर्न सर्जन है, आज ये बर्न सर्जन है। लगभग 17,000 बच्चे जो जले हुए उनका ये सफल ऑपरेशन कर चुकी है, और मतलब निःशुल्क के अंतर्गत, और आज भी ये यही काम कर रही है। इनको 2024 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया मेडिसिन क्षेत्र के अंतर्गत, जो भारत का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ठीक है ना? ऐसे समाज सेवी भी होते हैं हमारे देश में। तो अच्छा पेपर था,
आगे की जो बागडोर है विक्रांत सर की है दोस्तों साइंस के अंतर्गत। तो विक्रांत सर स्वागत है आपका। आगे साइंस के जो काफी अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो एक बार फिर से नमस्कार बच्चों। एक बार देखते हैं साइंस के क्वेश्चंस में कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक है। तो करो अभी तो काफ़ी अभी तो। हाँ जी, तो चलते हैं करते हैं साइंस के क्वेश्चंस। तो अपना पहला क्वेश्चन जो है वो ये रहा। इसमें आपको इकाई द्रव्यमान पूछा गया है कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का जो होता है परमाणु भार वो होता है 40, पता है आप सभी को। कितना होता है? 40 होता है। और क्लोरीन का होता है 35.5 के करीब, है ना। और क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो 35.5 इंटू 2 करोगे तो 71 आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 111 जो है आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा, ठीक है जी। चलो फिर आगे चलते हैं। हाँ, पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? पूर्णतया विभेदित जीव द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता जो है वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? पुनर्जनन है, पुनर्जनन कहलाती है क्या? एक बार थोड़ा इसे कंफर्म जो है करेंगे हम लोग। एक बार थोड़ा इसे कंफर्म करेंगे, ठीक है। एक बार इसे थोड़ा कंफर्म करेंगे। इससे एक बार थोड़ा करना पड़ेगा, ये हमें इंग्लिश से कंफर्म करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक बार 1 सेकंड के लिए रुक जाओ सारे लोग, ठीक है। 1 सेकंड के लिए बस रुक जाओ, अभी देखते हैं इसको। ये 10वें नंबर का क्वेश्चन है ना, चलो इसे बाद में देख लेंगे, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा पार्टी, इसे बाद में देख लेंगे, इससे पहले आगे चले चलते हैं। ठीक है, 10वें नंबर का है, ध्यान रखना तुम लोग भी। ठीक है, हाँ। तो ये रहा अगला ये है 12वें नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछ रहा है ये कि निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इनमें से सबसे लंबी कोशिका जो है हमारे शरीर की कौन सी है? तो जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी लंबाई 1 मीटर के आसपास तक हो सकती है, जो ब्रेन तक मैसेज पहुंचाने का और मैसेज लाने का कार्य करती है, ठीक है। तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक। चलें जी आगे, चलो फिर चलते हैं। 1 सेकंड के लिए रुक जाओ भाई। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये रहा। निम्न में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करता है? तो सभी अंगों के विकास को उद्दीप्त करने वाला जो हार्मोन है वो है आपका ग्रोथ हार्मोन, जिसे हिंदी में हम लोग किस नाम से जानते हैं? वृद्धि हार्मोन के नाम से जानते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ये हार्मोन निकाला जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसके द्वारा ये हार्मोन निकाला जाता है। इंसुलिन का कार्य करता है, ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। ग्लूकागॉन भी ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। और एड्रिनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी की सिचुएशन में इसका सीक्रेशन होता है और इमरजेंसी की कंडीशन से जो है उस टाइम पर हमें बचाता है, ठीक है। चलो जी आगे की तरफ चलते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ जो आबंध बनाने की क्षमता होती है, इस गुणधर्म को डैश के नाम से जाना जाता है। इस गुणधर्म को जो है वो कैटेनेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैटेनेशन के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान रखना।
कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की जो अद्वितीय क्षमता होती है, इस गुणधर्म को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलो जी चलें आगे की तरफ। ये रहा, सही है ये कैटेनेशन, बिल्कुल एकदम। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा, यदि किसी, एक सेकंड को रुक जाओ, ये क्वेश्चन एक बार थोड़ा उस पर मुझे डाउट है, इसे मैं इंग्लिश में एक बार कंफर्म कर लूँ बच्चों, ठीक है? बस एक बार इंग्लिश में इसे कंफर्म कर लेंगे तो। ठीक है जी, करें एक बार एक बार, ये पाई नहीं रहा है यार ये क्वेश्चन इस शिफ्ट में। किस शिफ्ट में है ये? नहीं मिल रहा। ठीक है, मिल ही नहीं रहा। ठीक है, बाकी इसका जो है यही ऑप्शन ठीक होना चाहिए। ठीक, ये वाला ऑप्शन इसका ठीक होना चाहिए, है ना? हम्म, यही वाला इसका जो है ऑप्शन ठीक होना चाहिए। यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम में इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, ठीक है, और 0 से बड़ा है I और 90 से छोटा है, ये मानते हुए n1/n2 किसके बराबर होगा? साइन R/I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, साइन R/I के बराबर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक, चलें आगे। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो जी। हाँ, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा बताने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? चुंबकीय दिक्सूचक का यूज किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, चुंबकीय दिक्सूचक का यूज किया जाता है। ठीक है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कौन सा कथन सही है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है, गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। ठीक है, नहीं, जब चंद्रमा पृथ्वी के करीब होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षक और अधिकतम होता है। ठीक है, वो सबसे ज्यादा होगा जब नजदीक होंगे। ठीक, जब क्या होंगे? नजदीक होंगे, जब नजदीक होगा चंद्रमा पृथ्वी के। ठीक है, चलो भाई आगे। किस यौगिक का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है? सोडियम बाई कार्बोनेट में कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट का यूज किया जाता है सोडा अम्ल अग्निशामक में, जो है मतलब बेसिकली जो आग को बुझाने में सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या होता है, इसका यूज किया जाता है, और ये टूट करके, है ना, NaOH बनाता है और CO2 बना देता है। ठीक है, और ये CO2 आप सभी को पता है, बेसिकली इसी का यूज आग को बेसिकली आग को नियंत्रण में लाने के लिए किया जाता है। चलो जी आगे चलते हैं। किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है जब पिंड डैश, जब पिंड क्या हो? एक समान त्वरण से गतिमान हो। ठीक है, ये कह रहा है जब किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित अवधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के समानांतर माध्य द्वारा दिया जा सकता है, जब पिंड एक समान त्वरण से गतिमान हो, है ना, तभी दिया जा सकता है केवल। ठीक, चलो भाई। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, है ना, और बेरियम बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट होता है। सोडियम सल्फेट क्या होता है? एक सेकंड, सोडियम सल्फेट और PaCl2, ये जो दोनों अभिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो किस उत्पाद का, किसका जो है उत्पादन करेंगे? तो यहाँ पर बन जाएंगे दो तो नमक के परमाणु। ठीक है, और आपका बन जाएगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या है? बिल्कुल सही है। अब चलते हैं आगे। हम्म, 1 ओम और 2 ओम वाले प्रतिरोध पार्श्व संयोजन में जुड़े होते हैं, जब प्रतिरोधों के संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? पार्श्व यानी समानांतर उसमें जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा उस टाइम पर? 1/R, प्रभावी जो R होगा
1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। ठीक है, तो 1/r बराबर हो जाएगा 1 प्लस 1/2, यानी कि 1/r बराबर हो जाएगा 3/2। तो r बराबर हो जाएगा 2/3, उल्टे हो जाएंगे, है ना, 2/3 यानी उल्टे हो जाएंगे। ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला एकदम सही है, ऑप्शन 4 इसका। चलो जी आगे। विभाज्योतक ऊतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, लेकिन उनके पास डैश का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? मेरिस्टेमेटिक यानी विभाज्योतक कोशिकाओं के पास। तो विभाज्योतक कोशिकाओं के पास जो है क्या नहीं होता है, उनके पास रसधानी नहीं पाई जाती है, उनके पास वैक्यूल्स, वैक्यूल्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं पाए जाते। ठीक है, वो नहीं पाए जाते। चलें आगे की तरफ। चलो भैया, हाँ। In case of reflection of light from a concave mirror, when a parallel beam of light is incident on the reflecting surface, reflected light appears to converge at the principal focus। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है क्या है, सही है। ठीक है जी, चलो आगे। इनमें से किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है? तो विखंडन नहीं बोलते हैं इसे। ठीक है, फ्यूजन वैसे ही बोला जाता है इंग्लिश में, लेकिन विखंडन नहीं बोला जाता हिंदी में। ये सही है एकदम, इसका सही जवाब है ये। इस वजह से ही बच्चों को गलतफहमी हुई है कि पेपर जो है गलत है। बाकी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि गलत हों, इतने तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है, थोड़ी जो कह सकते हैं जो वर्तनी है उसमें थोड़ी जो अनुवाद है उसमें गलती की है बहुत ज़्यादा। हाँ निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत अपघटनीय अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है? तो सोडियम। सोडियम जो है निष्कर्षित करके किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटनीय उपचयन का यूज करके निकाला जाता है। ठीक, चलें आगे की तरफ भैया। चलो जी, चलो जी। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो सभी को पता है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, जूल। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल, है ना। ये काहे का क्वेश्चन है, मैथ का है या फिर? अच्छा, विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। एक विलयन में 250 ग्राम पानी और 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड है। तो 250 ग्राम पानी है, इसमें 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड है। ठीक है, तो विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के संदर्भ में, एक विलयन में 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड लवण है। देखो तो इसमें 25 ग्राम तो कॉपर क्लोराइड लवण है। ठीक है, कॉपर क्लोराइड लवण तो 25 ग्राम है ये। ठीक है, 25 ग्राम है आउट ऑफ कितना, 250। तो 250 में से 25 निकाल दिया, 225 बचा आपका एक दूसरी चीज जो कॉपर क्लोराइड के अलावा है। तो इसका जो अगर द्रव्यमान आपसे पूछा है तो कितना बन जाएगा, 25 निम्मा 225, और 100 को 9 से भाग दोगे तो 9.09% आ जाता। ठीक, हाँ नहीं 100.0, हाँ ये नहीं आता, एक सेकेंड रुको, ये नहीं होगा। तो इसका जो है आपको पूछा है क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। तो ऐसे में देखो आपको 25 तो ये हो गया, और टोटल कितना हो गया, 275। कितना हो गया, 275 हो गया। ठीक है जी, हाँ, और इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 25 से 11 बार कटेगा, 9.09% जो है क्या आ जाएगी, इसकी सांद्रता आ जाएगी। ठीक, चलो आगे चलें जल्दी जल्दी। बस भैया, ठीक है, तो नमस्कार सभी को, है ना, जय हिंद, मिलते हैं फिर। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, 27 तारीख की सेकंड शिफ्ट में कैसी रीजनिंग रही थी? क्या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आयोग द्वारा गलत पूछ लिया गया है? तो मैं पहले ही बता दूं, एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं है। मैंने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैं आपको भी एक एक करके सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा और आपको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व भी करवाऊंगा कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो मेरे प्यारे दोस्त आ जाएंगे और रीजनिंग के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चनों पर चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त, और बताएंगे कि इस पहले सवाल में रीजनिंग जैसे ही आएगी हम तुरंत रुकेंगे। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर बताओ। तो यहां पर K11 पर O15 पर 4 प्लस है मेरे प्यारे दोस्त, +4 हुआ है ना।
प्लस 4 हुआ, G7 J10 तो 7 से 10 प्लस 3 हुआ, फिर F6 और H8 तो प्लस 2 है और LM प्लस 1 है। कर दो बस, 13 4 17 पर Q आएगा, B 2 और 3 5 पर E आएगा, T 20 और 2 22 पर V आएगा, S 19 और 1 20 पर T आएगा। QEVT करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहां पर समझेंगे 25 से 3 कम 22, 22 से 3 कम 19, 19 से 3 कम 16, 16 से 3 कम 13, 13 से 3 कम 10 पर J आ जाएगा और J से एक ही ऑप्शन शुरू है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर आते हैं। अभी देखेंगे रीजनिंग का कोई क्वेश्चन रह ना जाए स्ट्रीमर महोदय, ध्यान रखना। जैसे ही रीजनिंग का कोई क्वेश्चन रहे तो तुरंत बता देना भैया एक क्वेश्चन रह गया, ठीक है। देखो भाई सवाल को समझेंगे, सवाल क्या कह रहा है। तो यहां पर अंतर कितना है, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 4 गए 5, 50 का अंतर है। 5 में से 5 गए 0, 24 में से 9 गए तो कितना 15, 150 का अंतर है। यहां 5 में से 5 गए 0, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 गए 4, ये 450 है। 50 का 3 गुना 150, इसका 3 गुना, अब इसका 3 गुना करो, 3 0 0, 3 पंजे का 15 का 5 हासिल, 1 3 चौक 12 और 1 13 है और इसको 695 में ऐड कर दो तो 5 और 0 5, 9 5 14 का 4 हासिल 1, 13 6 19 और 1 20, 2045 एकदम करेक्ट है भाई, एकदम करेक्ट है। ये रीजनिंग नहीं है, ये रीजनिंग है। तो क्वेश्चन कह रहा है 37 लोगों की एक पंक्ति में अनीसा बाएं छोर से 12वें पर है, दाएं से पूछ रहा है। आपको पता है जब टोटल पता हो, एक साइड से पता हो दूसरी साइड से पूछ रहा है, टोटल में एक जोड़कर जो पता है उसे माइनस कर दो, जो पता नहीं है वो आ जाएगा। 37 और 1 38 हो गया, 12 घटा दो 26 आया होगा, 26 आया होगा, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, ये क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या है। तो F6 पर I 9 पर 3 ज्यादा हुआ है, M 13 P 16 3 ज्यादा, P 16 S 19 3 ज्यादा, J 10 L 12 केवल 2 ज्यादा, इसलिए ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। ये रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जो भी रीजनिंग होगा तुरंत रोका जाएगा। सवाल पर आ जाओ, ये क्या कह रहा है, तो यहां पर कह रहा है कि कौन इसके समान होगा, L M H I, अगला लेटर आ रहा है तो KLOPIJ के सब ठीक चल रहे हैं, ठीक है। यहां पर ध्यान से समझना, H8 पर P16 पर, तो ये इस वाले और इस वाले की तुलना कर रहा हूं, 8 प्लस है। D4 पर L12 पर, इसमें भी 8 प्लस है। तो यहां देखो G7 और P16 यहां 9 प्लस है इसलिए गलत, यहां पर K11 T20 9 प्लस है गलत, E5 N14 9 प्लस है गलत। तो ये आएगा F6 और N14, तो ये 6 से 14 अर्थात 8 प्लस, एकदम राइट हो जाएगा, ये एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाओ और इस सवाल पर आओ। इस सवाल को ध्यान से समझना, मैंने ट्रिक बताई थी, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, सबसे पहले उत्तर, फिर पूर्व आएगा, फिर दक्षिण आएगा, फिर पश्चिम आएगा। तो ये कह रहा है वाई से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर 10, तो उत्तर में 10 लिख दिया, दाईं ओर मुड़कर 29, तो इसका दायां ये 29 हो गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 34, इसका दायां ये 34 हो गया, फिर दाईं ओर मुड़कर 13, ये 13 हो गया, अंत में दाईं ओर मुड़कर 24, तो इसका दायां कुछ नहीं तो ये 24 हो गया। उत्तर का अपोजिट दक्षिण, पूर्व का पश्चिम, अपोजिट में वैल्यू बराबर होने पर कट जाता है, बराबर नहीं है तो घट जाता है। तो 24 10 34 से 34 खत्म, 29 में से 13 घटा दो 16 आ गया। ये प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में ये नहीं पूछ रहा, इसे शुरू में वापस जाना है, तो पूर्व का अपोजिट कर दो, 16 पश्चिम आंसर हो जाएगा, 16 पश्चिम आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, इसका आंसर बताओ। ये सवाल क्या, देखो इन दोनों की गुणा करो, 6 दूनी 12 है और पहले नंबर से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, ऐसे ही 4 दूनी 8, पहले नंबर से गुणा करो, 8 चौक 32, ऐसे यहां पर 6 तिया 18, पहले नंबर से गुणा करो, 18 छिक्का 108, एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है प्यूपिल का कोड क्या होगा। इसमें प्यूपिल नहीं है, उसमें नहीं है, केवल इसमें, तो सीधी सी बात है 22 गलत है, प्यूपिल और कहीं है नहीं, लेकिन 22 तो यहां पर भी आया है। इसके अलावा 77 भी गलत है क्योंकि 77 यहां है और प्यूपिल यहां है नहीं, तो 99 करेक्ट होगा और यही करेक्ट बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 7 व्यक्तियां उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7,
ई बाएं छोर से तीसरे पर है, 1 2 3 यहां पर ई आ जाएगा। कह रहा है डी के दाईं ओर केवल एक व्यक्ति है, तो डी को यहां बिठा दो, इसके दाईं ओर केवल एक व्यक्ति होगा। जी डी के बाईं ओर दूसरे पर है, 1 2 यहां पर जी आ गया। बी सी के ठीक दाईं ओर है, तो यहां पर बी, ये सी है, बी इसके ठीक दाईं ओर हो गया। एफ ए के दाईं ओर नहीं बैठा है, एफ ए के दाईं ओर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो ए के बाईं ओर बिठा दो, दाईं ओर नहीं है, तो सवाल खत्म हो गया। एफ और ई के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये एफ है ये ई है, इसके बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक ही एग्जामिनर ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। बढ़े चलो वीर तुम बढ़े चलो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। कह रहा है कौन कौन को आपस में बदल दें, 95 और 135 को बदला है, 95 के स्थान पर 135 और 135 के स्थान पर 95, करो चेक। तो 27 और 15 कितना हो गया, 27 और 15 हो गया 42, गुणा कर दो 2 की, माइनस कर दो, तो ये 27 बार भाग जाएगा, प्लस कर दो 25 गुणा 4 माइनस 95, खत्म है सवाल। 42 दूनी 84 हो जाएगा, माइनस 27 करेंगे, प्लस 25 चौका 100 माइनस 95 हो जाएगा। और प्लस की वैल्यू को जोड़ दो, तो यहां पर 100 और 84 184 हो गई, इनमें से ये घटा दो, माइनस कितना 5 और 7 12 का 2 हासिल 1 9 2 11 और 1 12, घटाओ 4 में से 2 गए 2, 18 से 12 गए 6, 62 एकदम राइट है, पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्या कह रहा है, एक शब्द है VERIFY, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके ठीक बाद वाले से, तो V के बाद W, R के बाद S, F के बाद G, Y के बाद Z, और प्रत्येक स्वर को उसके ठीक पहले से, तो E से पहले D आएगा, I से पहले H आएगा। कह रहा है उसके बाद नए समूह में कितने व्यंजन हैं, तो भाई साहब इसमें तो सब व्यंजन ही व्यंजन है, 1 2 3 4 5 6 सभी के सभी व्यंजन है, स्वर तो कोई है ही नहीं, स्वर तो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या है। मेरे प्यारे गुड्डा 6 का वर्ग प्लस 1 36 और 1 37, 8 का वर्ग 64 और 1 65, ऐसे ही 9 का वर्ग 81 और 1 82, खत्म। एकदम राइट बोला गया, एकदम राइट बोला गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो, इस सवाल पर आ जाओ। आई का अर्थ प्लस है तो प्लस लगा दो, जे का अर्थ गुणा है, जे का अर्थ गुणा है तो यहां गुणा, के का अर्थ भाग है तो यहां पर भाग लगा दो, एल का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दो, सवाल खत्म। 24 या 72 हो जाएगा, भाग 6 करूंगा, प्लस 14 दूनी 28 करूंगा, माइनस 19 करूंगा, ये आएगा 12 प्लस 28 माइनस 19, 12 और 28 40 माइनस 19 बराबर 21, खत्म। 21 ही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ और बताओ इसका आंसर क्या है। तो आप बोलोगे 7 और 2 9 और 2 11, 2 13, 2 15, 2 17 पर क्यू आएगा। उसके बाद H 8 और 2 10, 10 2 12, 2 14, 2 16, 2 18 पर R आएगा। ठीक है भाई, M 13 और 2 15, 2 17, 2 19, 2 21, 2 23 पर W आएगा। Q R W कहां है, ये रहा, पहले पर ही है। यही राइट आंसर है, यही राइट आंसर है। बताएंगे इसे, तो यहां पर कह रहा है समथिंग का कोड चाहिए, समथिंग केवल यहां पर आया है, तो समथिंग का कोड BU हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि वो तो यहां भी आया है। JF हो सकता है, नहीं क्योंकि वो तो यहां भी आया है, तो LSIS जो भी ये है ये करेक्ट होगा, LS है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलेंगे, क्या आंसर है इस सवाल का, इस सवाल को समझेंगे। सवाल कह रहा है पहले F माइनस E, तो A माइनस B का अर्थ है A B का भाई है, तो F भाई हो जाएगा E का। आगे कह रहा है E हैज L, तो A हैज B का अर्थ है A B की बेटी है, तो E L की बेटी है, E माइनस हो गई L की बेटी है। L गुणा Q, A गुणा B A B की पत्नी है, तो L पत्नी हो जाएगी Q की, तो L का पति Q हो जाएगा। Q माइनस P, A B का भाई है तो Q P का भाई है, बहुत बढ़िया। और P हैज N, तो A B की बेटी है तो P N की बेटी है, माइनस हो गई N की बेटी है। क्वेश्चन कह रहा है P का F से क्या संबंध है। ये जो P है इस F का कौन है, तो इसके पापा है और ये पापा की बहन है, और पापा की बहन को कहे में बुआ, पिता की बहन, करेक्ट आंसर है, एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे। नहीं ये नहीं है रीजनिंग का, नहीं है रीजनिंग, जैसे ही रीजनिंग आएगी तुरंत रुकेंगे, दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है भाई। जैसे ही रीजनिंग आएगी तुरंत रुक जाएंगे, ये आ गई रीजनिंग, ठीक है। तो सवाल करा, एक शब्द है GROUPS,
प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाद वाले अक्षर से बदल दो, तो ओ की जगह ओ पी यू वी, बहुत बढ़िया। वर्णमाला के किससे? बाद वाले से। अच्छा, व्यंजन को भी बाद वाले से बदल रहा है, तो जी एच आर एस पी क्यू एस टी। कह रहा है फिर अक्षरों को क्रम व्यवस्था में बनाया जाता है, मतलब वर्णमाला के क्रम में। तो ये कह रहा है कौन सा बाईं ओर से तीसरा होगा, बस तो बाईं ओर से तीसरा लगाना है। पहले पर कौन आएगा? इसमें सबसे छोटा कौन है? एच ही है। उसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, पी आएगा, पी आएगा, है ना। पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद इसमें आ जाएगा, इसमें क्यू आर एस आएगा, फिर टी आएगा, फिर वी आएगा। तो इसने बाएं से तीसरा पूछा था, क्यू आ रहा है, यही करेक्ट है, यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो 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 बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये वृत्ताकार मेज हो गया, व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये 6 और ये 7 हो गए, ये इनके राइट हो गए, ये इनके राइट हो गए। क्या कह रहा है? आर वी के ठीक दाईं ओर है, आर वी के ठीक दाईं ओर हो गया। कह रहा है आगे कि आर के बाईं ओर गिनने पर आर और जेड के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो बाईं ओर गिनो 1 2 3, यहां पर जेड आ जाएगा। भाई बाईं ओर गिना 1 2 3, ठीक है। वी और पी के बीच में 3 व्यक्ति हैं, तो यहां से वी और पी के बीच में ये 3 गिनूंगा, तो यहां तो आ नहीं सकता, ये 1 2 3 गिन लो। वी को यहां पर रखा हुआ है, पी को यहां पर रख दो। कह रहा है आगे की एक्स वाई के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो एक्स वाई के, वाई को यहां लिख दो, एक्स को यहां लिख दो। आगे कह रहा है वाई के बाईं ओर गिनने पर एल और वाई के बीच में, तो एल यहां आ जाएगा, तो वाई के बाईं ओर गिनने पर एल और वाई के बीच में 2 व्यक्ति आएंगे। नाम पूछे तो बता देना, जेड और पी, 2 एकदम सही बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो, क्या आंसर होगा? RELATION, RELATION एक शब्द है। कह रहा है इसमें प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके बाद वाले अक्षर से बदल रहा है, तो ई का एफ हो गया, ए का बी हो गया, आई का जे हो गया, ओ का पी हो गया। प्रत्येक व्यंजन को उसके पहले वाले अक्षर से, आर का क्यू हो गया, एल का के हो गया, टी का एस हो गया, एन का एम हो गया। अब कह रहा है इस प्रकार बने अक्षरों में निम्नलिखित में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा? अच्छा, उसके बाद कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर रहा है, मतलब विपरीत का मतलब है बड़े से छोटे की ओर लगा रहा है इस बार। तो यहां पर कह रहा है कि बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो भाई सब एक काम करो, सबसे बड़ा से छोटा लग जाएगा, पीछे से छोटे से लगा दो। तो मतलब इसका मतलब हो गया ए बी, ए है नहीं, बी है, तो बी को यहां लाओ। सी डी ई एफ, एफ आ गया, जी एच आई जे आ गया, के एल के आ गया, एल 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 है नहीं, एम एम आ गया, एन एन ओ ओ ओ पी पी आ गया, क्यू 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 आ गया। एक और कौन बच गया? एस, उसे यहां लिख दो। और ये कह रहा है दाएं से चौथा, तो 1 2 3 4, के आंसर एकदम राइट है, के आंसर एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसे समझेंगे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है सरकार द्वारा गठित विशेष कार्य बल ने पाया कि नगर पालिका द्वारा संग्रह करने से पहले कई अपार्टमेंट परिसरों में जहरीले कचरे को सूखे कचरे के साथ मिलाया जा रहा है, जिससे कचरा प्रसंस्करण कर्मियों और पर्यावरण को गंभीर खतरा हो रहा है। कह रहा है ऐसी स्थिति में अपार्टमेंट परिसरों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए, संग्रह से पहले जहरीले और सूखे कचरे से ठीक अलग नहीं किया जाता है। एकदम सही है भाई, एकदम करना चाहिए ना। दूसरा कह रहा है अपार्टमेंट परिसरों को अपार्टमेंट निवासियों अपशिष्ट पृथक्करण का स्पष्ट निर्देश जारी करना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही आवश्यक हैं, एकदम सही बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्या कोई अगला सवाल है रीजनिंग का? ये रहा। ये कह रहा है कुछ राजा नौकर हैं, ये राजा हो गए, ये राजा। और मेरे प्यारे दोस्त देखो, ये कह रहा है कुछ राजा नौकर हैं, ये राजा हो गए और कुछ राजा हो गए नौकर। कह रहा है कुछ नौकर लड़ाके हैं, तो ये नौकर लड़ाके हो गए। पहला कह रहा है कुछ लड़ाके राजाएं, लड़ाके अलग है, राजा अलग है, हो ही नहीं सकता। सभी नौकर राजा, रे सभी नौकर राजा होते तो नौकर के ऊपर राजा होता। कोई अनुसरण नहीं करता है, कोई अनुसरण नहीं करता। ये रीजनिंग का नहीं है, ये रीजनिंग का है, ये रीजनिंग का है। सभी कुर्सियां मेज हैं, ये कुर्सी हो गई और सभी की सभी कुर्सी मेज हो गई। कुछ मेज पलंग है, तो ये कुछ मेज पलंग हो गई। सभी पलंग कुर्सी है, सभी पलंग कुर्सी नहीं हो सकती, पलंग के ऊपर कुर्सी नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ मेज कुर्सी है, हाँ जी मेज बाहर है, कुर्सी अंदर है, बाहर से अंदर की ओर कुछ बोलकर सही होगा। ये रहा। केवल निष्कर्ष सेकंड ही अनुसरण करता है, आयोग ने खुद बोला है केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण
करता है। मेरे प्यारे वीर इसमें बताएंगे कौन अलग है। देखो L बार है पर O 15 3 प्लस, G 7, J 10 3 प्लस, S 19, V 22 3 प्लस, C 3, G 7 इसमें 4 प्लस है इसलिए गलत है। पहले से दूसरे लेटर की तुलना करने पर बाकी सब में 3 प्लस है, इसमें 4 प्लस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और ध्यान से समझेंगे इसका जवाब क्या है। ये रीजनिंग नहीं, ठीक है भाई, ये रीजनिंग का अब कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अपने क्वेश्चनों का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्तों ये शिफ्ट हमारी दूसरी शिफ्ट थी 27 तारीख की, ठीक है। अभी 27 तारीख की तीसरी शिफ्ट हम लोग करेंगे और मेरे प्यारे दोस्त अभी तक एक भी क्वेश्चन में कोई ऐसी त्रुटि नहीं मिल पाई है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहे होंगे, मतलब हर एक क्वेश्चन, तो इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन के आंसर किया है। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।